हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगला पार्ट आपके बीच में लेकर के आए हैं। ठीक है, पार्ट 6 है। इसके पहले के 5 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इस पूरे चैप्टर कूलम्स लॉ का पूरा जो थ्योरी पार्ट था उसको डिस्कस किया है। जो हमारा इसका ठीक पिछला पार्ट 5 जो था बेटा, वहां से हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को करना स्टार्ट किया है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमने वहां किए थे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके बीच में आज लेकर के आया हूं। ठीक है, चलो तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमें आज क्या करना है बेटा, कूलम्स लॉ हम सबने पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, देखिए जिन्होंने भी अभी तक कूलम्स लॉ या बाकी के जो यूनिट हमारे जो पार्ट्स हैं वो नहीं देखे हैं, एक बार जाके देखें, वहां से आप ये समझ जाएंगे तो आपको ये वीडियो ज्यादा समझ में आएगा। तो हमारे पास कूलम्स लॉ है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसमें जो ये दो क्वांटिटीज आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं आप, इन दोनों के बीच का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन CBSE 2011 में पूछा गया है। अच्छा, मैं आपको इस फॉर्मूले के बारे में कुछ चीज समझा दूं कि यहां पर क्या होता है बेटा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन F होता है वो बेसिकली क्या होता है, दो चीजों पर डिपेंड करता है, ऐसा कूलम ने बताया था। दैट इज कि वो चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। तो हमें क्या करना है, आज इन दोनों के बीच का यहां पर एक रिलेशन यानी ग्राफ हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझा दूं ग्राफ के बारे में बेटा। ध्यान रखिए, जब भी आपसे ये कहा जाए कि आप F और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको बेटा क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ऐसा क्यों, अब जरा ये भी समझ लेते हैं। देखिए, जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो k लगा देंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो F इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या मिला आपको, k। दैट इज अ कांस्टेंट, यानी F और r स्क्वायर का प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं वी ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन कंफ्यूजन में यहां पर मैं इस चीज को इसलिए ला रहा हूं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। कभी कभी क्या होता है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो चेंज करके यहां 1/r स्क्वायर के बदले केवल r लिख देंगे कि आप F और r के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें। अभी क्या होता है कि हम थोड़ा सा डेप्थ में नहीं जाते, इसलिए हम ये गलती करके आते हैं। अब सपोज कीजिए आपसे कहा गया कि नहीं, इस बार आप F और r के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, उन्होंने 1/r स्क्वायर यूज नहीं किया। तो क्या ऐसी सिचुएशन में दोनों ग्राफ सेम रहेंगे? तो इस बात का ध्यान रखिए, जब मैं ऐसा कहूं कि F और R के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ हमेशा कैसा जाएगा, ये ग्राफ हमेशा इस तरीके से जाएगा, कर्व बनाता हुआ डाउनवर्ड चला जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि F और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो इन दोनों बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रख करके हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो क्लियर हो गया कि जब हम F और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, क्योंकि अभी हमने यहां पढ़ा कि अगर F और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना हो तो लाइन हमेशा कैसा मिलता है, स्ट्रेट मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें जो ये ग्राफ बेटा ड्रॉ करना है वो दरअसल क्या करना है, वो हमें 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे, देखिए एक हीरा और एक हीरा। हमें इन दोनों चार्ज पेयर्स के लिए वो ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम यहां 2-3 बातों को जरा नोटिस कर लेते हैं। जरा ऐसा करते हैं, यहां पर पहले ये समझते हैं कि कहां पर फोर्सेस अट्रैक्टिव और कहां पर वो रिपल्सिव है। फॉर 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, जरा इन दोनों के बीच में देखिए, इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, एज बोथ आर सिमिलरली चार्ज्ड, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, इट इज रिपल्सिव इन नेचर होगा। ठीक है, अच्छा अभी सेकंड पेयर को देखेंगे आप, तो जब आप सेकंड पेयर को देखेंगे बेटा तो 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑब्वियसली कैसा होगा, एज दे आर अपोजिट इन नेचर, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि फोर्सेस कैसे होंगे, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव होंगे। अब लेकिन मुद्दा इस बात को लेकर के है कि इसका ग्राफ कैसे बने। मैं यहां पर इस वीडियो में, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए, कहीं भी सर्च कर लीजिए, वो जो 2 चीजें मैं आपको यहां बताने वाला हूं आपको पूरे YouTube में किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलने वाला। यहां पर मैं आपको ग्राफ बनाने के 2 तरीके बताने वाला हूं। मोस्टली क्या होता है कि टीचर्स केवल एक तरीका समझाते हैं, मैं आपको वो दोनों तरीके यहां दिखा रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए पहला तरीका देखते हैं ग्राफ ड्रॉ करने का। देखिए, अगर मैं विद साइन जाऊं, विद साइन,
ये रिपल्सिव है, ये सॉरी अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव है। तो इस कंडीशन में मैंने इसको F ले लिया, तो ये जो डाउनवर्ड जा रहा है जाहिर सी बात है कि माइनस F लिया जाएगा। और इस ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1/r² को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आइए हम ग्राफ स्टार्ट कर चुके हैं। पहला पॉइंट हम समझा रहे हैं, हमने ग्राफ के लिए अपना जो बेसिक कंस्ट्रक्शन था वो कर दिया। अब चलते हैं इसके पास। ये दोनों कैसे हैं? आप देख रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों पॉजिटिव होने का मतलब सपोज कीजिए ये x कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, ये y कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, मान लीजिए एक बात को, तो दोनों पॉजिटिव है तो कहां लाई करेंगे? दे विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कुछ तरीके हैं जो हमने इस क्वेश्चन के लिए अपने मन से बना लिए ताकि हमें याद रहे। ठीक है, 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम बोथ आर पॉजिटिव, तो ये कहां जाएंगे? ये यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आ जाएंगे तो सपोज कीजिए वो पॉइंट यहां पर है। अब चूंकि f और 1/r² के बीच में ग्राफ ड्रॉ होना है, तो फिर क्या करेंगे आप ये देख रहे हैं कि चूंकि अभी हमने सीखा कि इनके बीच में लाइन कैसी मिलती है? स्ट्रेट मिलती है। तो ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गया? पहला पार्ट। ये यहां पर थीटा लगा दीजिए। थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये किस पेयर के लिए है? ये A है, ये O है। ये किसके लिए है? ये 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम चार्जेस के लिए है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। 2 और -3 तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो सपोज कीजिए कि वो यहां लाई करते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए, इनको हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ये हमारा B है, 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम। ये हमारा एक पार्ट का ग्राफ कंप्लीट हुआ। यानी हम इस दो चार्ज पार्टिकल्स के पेयर्स के लिए इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। कुछ जगह आपको इस क्वेश्चन का ग्राफ ऐसा बना हुआ मिलेगा और कुछ जगहों पर इसी का ग्राफ कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ किया जाता है। आइए हम जरा ये समझेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों में से एक सही और एक गलत है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों सही हो। तो आज इस कंफ्यूजन को हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जरा इन दोनों पेयर्स के लिए एक और ग्राफ बना के देखते हैं। हम जानते हैं F कैसा होता है? F = K × Q1 Q2/r² होता है। पहले वाले पेयर में आप जरा वैल्यू पुट करके देखें, Q1 है 1, Q2 है 2, तो यह आ जाएगा K का वैल्यू कितना ले लेंगे? K को K रहने देते हैं, यह आ जाएगा 2/r²। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं सेकेंड पेयर के लिए। जब सेकेंड पेयर में Q1 Q2 का वैल्यू हम ये पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको? ये K × -6/r² मिलने वाला। ध्यान रखेंगे, ये प्लस माइनस बेटा केवल नेचर शो करता है। जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस और प्लस को हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा 6k/r², और ये कितना मिला? 2k/r²। आप देख सकते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ बड़ा है, वहां पर छोटा है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? हमें दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए, इस तरीके से और इस तरीके से। ये वाला जो देख रहे हैं आप, नीचे लाइन जो दिख रही है ना, ये 1,2 माइक्रोकूलम वाले पेयर की लाइन है, और जो ये ऊपर वाला है ये किसके लिए है? ये 2, -3 माइक्रोकूलम वाले पेयर के लिए आपकी लाइन है। तो ये इस तरीके से दो ग्राफ बन सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी बना के एग्जाम में आएंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे, ये जो ग्राफ बना है ये क्वाड्रेंट इनके साइन के बेसिस पे नहीं बना है, ये बना है इनके मैग्नीट्यूड के बेसिस पर। ठीक है, और ये जो बना है ना, ये इनके जो कोऑर्डिनेट्स के साइन है, साइन के बेसिस पे बनाया गया है। दोनों ही ग्राफ 1/f और 1/r² के बीच का ग्राफ आपका रिलेशन दिखाते हैं। तो ये दोनों ग्राफ आप बना के आएंगे, एग्जाम में 2012 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो इसमें अगर कोई डाउट है आपको तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलो अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन। अट्रैक्टिव फोर्स कहा है तो हम समझ सकते हैं दोनों चार्ज पार्टिकल्स कैसे होंगे? अपोजिट चार्ज नेचर के होंगे। is acting between 2 point charges of +2 microcoulomb and -2 microcoulomb if the charges are kept in contact and then placed again at the same distance, what will be the new force? एक बार तो हमें फोर्स गिवन है ना, और हमें दोबारा का फोर्स निकालना है। मैं एक बार जरा क्वेश्चन को एलैबोरेट भी कर दूं आपसे। आपने क्या किया बेटा? सपोज कीजिए कि ये आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये -2 है, ये +2 है। अब इन दोनों के बीच में अभी कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, डिस्टेंस हमको नहीं गिवन है, कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, लेकिन ये बताया गया कि जिस डिस्टेंस पर रखे हैं वहां पर उनके बीच में फोर्स कितना है? 5 न्यूटन का फोर्स वहां पर लग रहा है। अच्छा,
अब उन्होंने कहा कि अब उस क्या किया, उनको हमने कांटेक्ट में रख दिया, दोनों को हमने कांटेक्ट में इस तरीके से रखा, थोड़ी देर के लिए रख दिया, और उसके बाद फिर सेपरेट करके जहां ये पहले रखे थे ना वही पुट कर दिया। तो अब बताइए कि अभी उनके बीच में नया फोर्स कितना लग रहा होगा? तो आपको लग रहा होगा सर कि उतना ही लगने वाला है, क्योंकि जब सेम डिस्टेंस पे दोबारा पुट कर दिया, चार्जेस भी उतने ही हैं, तो फोर्स भी सेम हो जाएगा। और बहुत जल्दबाजी में हम डेफिनेटली इसका आंसर सेम लिख करके आ जाएंगे कि भैया इसका आंसर वो जो है पहले जैसा ही था वैसा रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन थोड़ी देर के लिए थोड़ा क्वेश्चन की डेप्थ में चलते हैं। सपोज कीजिए ये मेरे पास एक +2 माइक्रोकूलम चार्ज पार्टिकल है और ये -2 माइक्रोकूलम, ठीक। अच्छा, अब अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये कहूं कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को आपने कांटेक्ट में नहीं रखा है, तब इनके बीच में फोर्स कितना है? तो क्वेश्चन ने हमें दे रखा ऑलरेडी कि तब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 5 न्यूटन का है। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि हमने इनको कांटेक्ट में पुट कर दिया है। अब आपसे पूछा गया कि जब हमने कांटेक्ट में रखा और उसके बाद फिर सेपरेट किया तो क्या चेंजेस आए होंगे? तो चेंजेस क्या आए होंगे, इसके लिए हमें बेसिक्स का समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने पड़ते हैं बेटा। बार बार मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा सुनिए, अगर मैं +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम कांटेक्ट में रखूं तो क्या होगा? इसके लिए हम चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के पास, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लीजिए, मान लीजिए ये F1 है और ये F2 है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, जैसा कि यहां आप देख रहे हैं ना। अच्छा, अभी क्या होता है कि अगर ये दोनों फोर्सेस एक बॉडी पर लगते हैं तो बेटा इसका रिजल्टेंट क्या आता है? बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कैसा होता है बेटा? ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, होता है कि नहीं होता है ना? ये क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कोई भी इफेक्ट नहीं शो करता, यानी नेट फोर्स 0 हो जाता है। सिमिलरली यहां पर जरा जाइए, यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो जब दोनों बॉडीज को आपने कांटेक्ट में रख दिया, +2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, दोनों बॉडीज क्या करेंगे? एक दूसरे से मिलकर के ये न्यूट्रल में चेंज हो जाएंगे बेटा। और जब दोनों बॉडीज न्यूट्रल में चेंज हो गए तो लगने वाला फोर्स कितना हो गया? वो 0 हो गया। तो इस कंडीशन में दोनों के बीच में नया लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? दैट इज 0। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे इसका आंसर कि न्यू फोर्स इज 0। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। -2 और +2 माइक्रोकूलम को जब चार्ज लगाए तो क्या हुआ कि वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा फोर्स कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक। तो ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन था, लेकिन क्या था कि कई बार हमारे मन में कंफ्यूजन आता है कि सर हमने जब उन्हें कांटेक्ट में रख करके वापस वहीं प्लेस कर दिया सेम डिस्टेंस पर, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग से ये बात निकल जाती है बेटा कि हम न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस भूल रहे होते हैं। हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये दोनों कैसे हैं? ये न्यूट्रलाइज हो गए हैं। न्यूट्रलाइज हो गए तो मतलब यहाँ पर टोटल चार्ज Q1 × Q2 था, वो क्या हो जाएगा? 0। हेंस F इज 0, ठीक है। चलो, तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो लीजिए, ये है आज का हमारा तीसरा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल कम कंसेप्चुअल मान सकते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्या है क्वेश्चन कि 2 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर। रिपेल क्यों? दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अच्छा, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलम, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? अभी जस्ट अभी हमने एक क्वेश्चन किया जहां पर +2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम को कांटेक्ट में रख के देखा, क्या हुआ था? न्यूट्रलाइज हो गए थे। फोर्स कितना हो गया था? 0 हो गया था। इस कंसेप्ट को माइंड में रखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो यहां देखते हैं कि +2 माइक्रोकूलम और +6 माइक्रोकूलम को -4 माइक्रोकूलम का एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो एडिशनल चार्ज देने का मतलब यहां ऐड मत कर दीजिएगा, है ना। एडिशनल चार्ज करने का मतलब ये होता है कि हमने उनको एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड किया है। अच्छा, जब हमने उनको -4 माइक्रोकूलम का बेटा एडिशनल चार्ज नहीं दिया था, तब उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना था? 12 न्यूटन था। तो ऐसा करते हैं, देखिए न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ बातों को मैं बार बार रिपीट करता हूं अपने वीडियोस में। मैं ये कहता हूं, जो कुछ भी गिवन है, सबसे पहला काम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में आप लिख दीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक चार्ज है Q1 +2 माइक्रोकूलम। हमेशा जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो या कहीं भी जब आप चार्जेस के बारे में लिखें तो विद साइन लिखें, ठीक है। Q1। अच्छा, एक और चीज गिवन है Q2 कितना है? +6 माइक्रोकूलम।
और क्या गिवन है, फोर्स F1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दो केस दिख रहे हैं, तो ये F1 हो जाता है 12 न्यूटन। डिस्टेंस कितना है पता नहीं ना, हमें डिस्टेंस यहाँ दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें डिस्टेंस की कोई जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। द रीजन इज बीइंग, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, मुझे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं जानता हूँ। डिस्टेंस की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी ये अभी आप देखेंगे आगे कि यहाँ डिस्टेंस कोई खास मैटर क्यों नहीं प्ले कर रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्यों ना इन सबको हम इस्तेमाल करके एक पहली इक्वेशन निकाल लें। क्या करेंगे उसके लिए, हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर, पुट द वैल्यूज, कितना है f का वैल्यू पहले कंडीशन में 12, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही रहने दो और चार्जेस की वैल्यू पुट कर लो, कितना आ जाएगा 6 2 जा 12 बाई r स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 को यहीं ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, चलो अब जरा इधर आ जाओ, उधर देखिए क्या बोला इन्होंने बेटा, इन्होंने कहा कि आपके पास +2 जो माइक्रोकूलम बॉडी थी इसको आपने क्या किया -4 माइक्रोकूलम का और एडिशनल चार्ज दे दिया, तो फिर अब Q1 की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी ना। +2 माइक्रोकूलम को आपने क्या दे दिया, -4 माइक्रोकूलम का एडिशनल चार्ज प्रोवाइड किया है, तो क्या वैल्यू आ जाएगा इसका -2 माइक्रोकूलम, यानी Q1 का वैल्यू चेंज होके -2 माइक्रोकूलम कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अब चलते हैं Q2 के पास। Q2 कितना था +6 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसको क्या दे दिया -4 माइक्रोकूलम का एडिशनल चार्ज दे दिया है। ओके, तो Q2 कितना आ जाएगा, या आप जब इसको माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 2 माइक्रोकूलम। अब आपके मन में तुरंत क्या आएगा, इससे पिछला न्यूमेरिकल कि सर वही कंडीशन आ गई, लेकिन बेटा ध्यान रखिए यहाँ पर कांटेक्ट में रखने की बात नहीं कही गई, इसलिए यहाँ पर ये न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। न्यूट्रलाइज तब होते जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रख दिए जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को लेते हैं Q1 Q2 की वैल्यूज को और फिर से चलते हैं कहां पर, कूलम के पास चलते हैं। कूलम वाली वैल्यू में जब दोबारा से सारी वैल्यूज हमने पुट की है, मैं इन सारी वैल्यूज को पुट कर रहा हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है Q1 Q2 बेटा, ये आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस का 4, लेकिन ध्यान रखना प्लस माइनस केवल किसके लिए होते हैं, नेचर के लिए होते हैं। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो बाद में माइनस साइन को हम ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो 4/r स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। लीजिए दो कंडीशन हमारे पास आ गई। ठीक, आप फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। दो चार्जेस थे, जब उन दोनों को हमने किसी डिस्टेंस पर रखा तो फोर्स कितना लगा 12 न्यूटन, उससे हमने पहले इक्वेशन निकाल दी। नाउ दे आर गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलम। सो क्या होगा जब हम इनको एडिशनल -4 माइक्रोकूलम का चार्ज ऐड करके देंगे तो इनके जो मैग्नीट्यूड थे वो बदल जाएंगे और वो अब नया चार्ज बॉडी पर ये और ये आ जाएगा। इन दोनों की हेल्प से फिर से एक इक्वेशन निकाली कूलम्स लॉ को यूज करके, तो वो ये आ गई। चलिए अब इन दोनों इक्वेशंस को आगे हम कैसे सॉल्व करें आइए समझ लेते हैं एक बार। तो अभी हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसा करते हैं कि हम दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। किसको किससे डिवाइड करें ये देखते हैं। मैं सोच रहा हूं क्यों ना इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए देखिए, तो ये अपॉन में क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। पहले तो मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, इनटू -4/r स्क्वायर। ठीक है, यहां पर दूसरा लिख देता हूं। दूसरी इक्वेशन कितना है, इसकी वैल्यू 12 है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये 12/r स्क्वायर है, ये सारी वैल्यूज हमको यहां से मिल गई। ओके, क्या हुआ, कट गया, कैंसिल आउट कर देते हैं, f/12 बचा। यहां से क्या होगा -4/r स्क्वायर। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसलिए न्यूमेरिकल करता हूं कि कहीं माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं यहां डायरेक्ट नहीं कट कर रहा हूं, थोड़ा आपको ये दिखा देता हूं करके। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, r²/12, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर माइनस चार्ज को हम छोड़ देते हैं बेटा। माइनस चार्ज इसलिए मत लीजिए क्योंकि हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। अभी हमसे फोर्स का डायरेक्शन नहीं पूछा है, तो प्लस माइनस साइन क्या दिखाएंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे, बस इसलिए भी हम माइनस साइन छोड़ देते हैं। ठीक है, ये 12 वहां जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 12/12, ये आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचा, नया फोर्स कितना आ गया, 4 न्यूटन का नया फोर्स उनके बीच में अब अप्लीकेबल होगा। तो ये था हमारा आज का नया क्वेश्चन, जिसमें हमें बताया गया था कि नया फोर्स कितना होगा। लेकिन आप जानते हैं बेटा कि फोर्स जो है ना, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो केवल जब आपसे फोर्स निकालने के लिए कहा जाए और अगर आप केवल मैग्नीट्यूड निकाल के छोड़ देते हैं तो हो सकता है एग्जामिनर मार्क्स थोड़े कट कर दे आपके, क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये जो डायरेक्शन आप यहाँ बताने के लिए क्या लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, क्योंकि फोर्स कैसा हो जाएगा, ये रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा बीच में, यहाँ पर देख सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये दोनों के बीच में। तो ये माइनस साइन आप यहाँ पर जरूर लगा के दिखाएंगे ताकि इससे ये क्लियर हो जाए कि इनकी डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, वो उसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर पुल कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि फोर्स कितना लग रहा होगा, -4 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर उस कंडीशन में लगेगा जब एडिशनल चार्ज दोनों को हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के नए क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का अगला क्वेश्चन। अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, मैं डायग्राम बना के चलता हूं। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है। ठीक है, ओके, अब क्या हुआ, इस ग्लास रॉड को हम किसके पास लाए हैं, हम एक अनचार्ज पिच बॉल पेंडुलम के नजदीक लाए हैं। ये एक अनचार्ज पिच बॉल पेंडुलम है हमारा, इसमें एक बॉल लगी हुई है। ठीक है, अच्छा, व्हाट हैपेंस टू द पिच बॉल, चलिए समझते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसा क्वेश्चन ने वहां पर कहा है। हमने एक वीडियो में आप जाकर के देखें, अगर हमारे इसके पुराने जो पार्ट्स हैं वहां पर हमने एक जगह पर चार्जिंग के बारे में बहुत अच्छा समझाया है। उसमें वहां पर हमने चार्जिंग के टाइप्स बताए हैं कि चार्जिंग दो तरह की होती है, कंडक्शन और इंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है, बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं, और इंडक्शन में हम दोनों को एक दूसरे से सेपरेट रख करके ही चार्ज करते हैं। यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं कहा है कि हमने इनको कांटेक्ट में रखा है, केवल कहा है वी बॉट इट नियर, हम नजदीक लाए हैं बस। अच्छा, अगर नजदीक लाए हैं तो बेटा कौन सा प्रोसेस होगा चार्जिंग का, कंडक्शन या इंडक्शन? और आप जानते हैं कि इंडक्शन ही होगा। इंडक्शन में क्या होता है, बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ऐसा हम समझते हैं, दिखता नहीं है ऐसा, डिवाइड होकर नहीं दिखाई देगा आपको, ये अंडरस्टूड होता है कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक वो पार्ट जो इसके नजदीक होगा, एक पार्ट जो इससे दूर होगा। नजदीक वाले पार्ट पर क्या होता है, इसका ठीक अपोजिट चार्ज यहां पर आ जाता है, और दूर वाले में क्या होता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन, अब आप क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। क्या क्वेश्चन का आंसर है, अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इज बॉट नियर द अनचार्ज पिच बॉल पेंडुलम, व्हाट हैपेंस टू द बॉल, द बॉल गेट्स अट्रैक्टेड। क्या होगा यहां पर, बॉल गेट्स अट्रैक्टेड। ठीक है, अब सोच रहे होंगे आप सर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया, वेट फॉर अ मिनट, थोड़ी देर के लिए वेट करिए। द बॉल इज अट्रैक्टेड, क्या होगा आगे चल करके, ये बॉल इस ग्लास रॉड के कांटेक्ट में आ जाएगी, इसमें कांटेक्ट में आएगी। तो बेटा जब बॉल कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, इंडक्शन के बजाय अब क्या शुरू हो जाएगा, कंडक्शन। और अब क्या होगा, बॉल भी कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है कि नाउ द बॉल इज रिपेल्ड अगेन। तो इस क्वेश्चन का केवल यही आंसर मत छोड़ के आइएगा, बहुत जल्दबाजी में ऐसा होता है, हमें लगता है सर ये तो इंडक्शन से अट्रैक्ट ही होगा, नहीं, अट्रैक्शन तो होगा, फिर कांटेक्ट में भी आएंगे, कांटेक्ट में भी आएंगे तो कंडक्शन होगा, कंडक्शन होगा तो फिर बॉडीज पर सेम चार्ज आएगा और फिर रिपल भी बनेगी। द बॉल गेट्स अट्रैक्टेड, gets positively charged and repelled again. So ये है कंप्लीट आंसर, यही है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का बहुत बड़ा खूबी कि आप जो समझते हैं दरअसल उससे कुछ ज्यादा हो रहा होता है। और यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम बार बार कह रहे हैं, इसको करने का बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो कुछ हमने पढ़ा है ना उसका एक क्विक रिवीजन हमारे साथ यहाँ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दो कंडीशन हो रही हैं। पहला तो ठीक था कि भैया इंडक्शन के थ्रू अट्रैक्शन होगा, लेकिन जब अट्रैक्शन होगा तो बॉडीज पर चार्ज भी तो सेम आ जाएगा, अच्छा सेम चार्ज आएगा तो बॉडीज रिपेल भी कर देंगी, सिंपल। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हम अपने अगले लेक्चर्स में आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, हमारा एक वीडियो भी मैं आप लोग के बीच में लाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व कैसे करें। मैं आप लोग को, चूंकि ये न्यूमेरिकल्स बहुत तंग करते हैं और बहुत सारे 90% बच्चों की वीकनेस होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार उन वीडियोस के आने से पहले एक वीडियो आपके बीच में लाएं कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का ट्रिक्स क्या होते हैं। उन ट्रिक्स को समझाने के बाद फिर हम आपके बीच में न्यूमेरिकल्स लाएंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे वीडियोस के साथ लगातार बने रहें। लगातार बने रहने के लिए सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।